भारत में सिविल राइट एक्टिविस्ट को जेल में डाला जा रहा है। यही दावा scroll.in की एग्जीक्यूटिव एडिटर सुप्रिया शर्मा ने हाल ही में एक इंटरनेशनल फोरम में किया। अपनी स्पीच की शुरुआत उन्होंने खुद को और अपने संस्थान को निशाना बनाए जाने की बात से की। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी रिपोर्टिंग के बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई और किस तरह पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल है कि क्या उन्होंने अपनी कहानी का पूरा सच बताया? सुप्रिया शर्मा ने यह तो बताया कि 2020 में उनकी वाराणसी की रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एफआईआर क्यों हुई थी। उनकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोद लिए गए गांव डूमरी में लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। रिपोर्ट में माला देवी नाम की महिला को कोट करते हुए कहा गया कि उनका परिवार कई बार सिर्फ चाय और रोटी पर गुजारा करता है और कभी कभी भूखा सो जाता है। लेकिन रिपोर्ट छपने के बाद खुद माला देवी सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया, उन्हें घरेलू कामगार बताया गया जबकि वे नगर निगम में सफाई कर्मचारी थी और उनके परिवार के भूखा रहने के दावे भी गलत थे। उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, यानी जिस घटना को सुप्रिया शर्मा आज सिर्फ जर्नलिज्म पर हमला बताती हैं, उसके दूसरे पक्ष में मिस रिपोर्टिंग के आरोप भी मौजूद थे। लेकिन उनके स्पीच में यह हिस्सा गायब था। इसके बाद सुप्रिया शर्मा ने कुछ ऐसे लोगों की तस्वीर दिखाई जिन्हें उन्होंने सिविल राइट एक्टिविस्ट बताया। लेकिन क्या पूरी कहानी इतनी ही है? उनकी लिस्ट में सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, महेश राउत और स्टैन स्वामी जैसे भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी थे। इसी सूची में उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिसा फातिमा जैसे दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस के आरोपी भी शामिल थे। इस तरीके से सुप्रिया ने आधा सच पेश किया। सुप्रिया शर्मा ने ऑडियंस को यह नहीं बताया कि इन लोगों पर सिर्फ सरकार की आलोचना करने के आरोप नहीं हैं। इनमें से कई पर यूएपीए के तहत केसेस फाइल्ड हैं, कुछ पर माओइस्ट नेटवर्क से संबंध रखने के आरोप हैं, कुछ पर सांप्रदायिक हिंसा की साजिश रचने के आरोप हैं और कुछ पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल फ्रेमिंग का है। अगर किसी व्यक्ति पर दिल्ली राइट्स जैसे हिंसा की साजिश रचने के आरोप है, अगर अदालतें उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गंभीर टिप्पणियां कर चुकी है, तो क्या उसे केवल सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कह देना पूरी तस्वीर है? शर्जिल इमाम के भाषणों पर पूरे देश में विवाद हुआ था। उमर खालिद पर दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में केंद्रीय भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है, लेकिन सुप्रिया शर्मा ने अपने भाषण में इन आरोपों का जिक्र तक नहीं किया। भीमा कोरेगांव मामले में भी उन्होंने सिर्फ ये बताया कि लोग जेल में हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि जांच एजेंसियों का दावा है कि कई आरोपियों के माओइस्ट नेटवर्क से संबंध थे और मामला सिर्फ एक्टिविज्म का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आरोपों का भी है। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगी। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने सिर्फ एक साइड रख रहे हैं और दूसरे साइड को पूरी तरह गायब कर रहे हैं, तो सवाल उठेंगे। यही वजह है कि सुप्रिया शर्मा की स्पीच पर आलोचना हो रही है। लोगों का कहना है कि उन्होंने आरोपों, अदालतों की टिप्पणियों और हिंसा के पीड़ितों के पक्ष को लगभग गायब कर दिया और एक ऐसा नैरेटिव पेश किया जिसमें आरोपी सिर्फ एक्टिविस्ट हैं और राज्य सिर्फ ऑपरेसर। दोस्तों, स्क्रॉल खुद को इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का प्लेटफॉर्म बताता है, लेकिन लोगों का कहना है कि उसकी रिपोर्टिंग में एक साफ आइडियोलॉजिकल बायस दिखाई देता है। उनका आरोप है कि स्क्रॉल अक्सर सरकार की कथित गलतियों और स्टेट ओवररीच को तो हाईलाइट करता है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, माओइस्ट लिंक्स, रेडिकल एलिमेंट्स या दंगों के विक्टिम्स के पर्सपेक्टिव को उतनी अहमियत नहीं देता। स्क्रॉल कई बार ऐसी स्टोरीज और ऐसे कैरेक्टर्स चुनता है जो एक खास नैरेटिव को मजबूत करते हैं। नतीजा ये होता है कि ऑडियंस को पूरी तस्वीर नहीं बल्कि उसका सिर्फ एक हिस्सा दिखता है। इसलिए सुप्रिया शर्मा की इस स्पीच को सिर्फ जर्नलिज्म के तौर पर नहीं बल्कि एक केयरफुली फ्रेम्ड नैरेटिव के तौर पर भी देखा जा रहा है। दोस्तों, भारत जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी को समझने के लिए स्लोगन्स और सिलेक्टिव एग्जाम्पल्स काफी नहीं हैं। तो सुप्रिया जी, अगर सच दिखाना है तो पूरी कहानी दिखानी होगी, सिर्फ उन लोगों की नहीं जो खुद को विक्टिम्स बताते हैं, बल्कि उन लोगों की भी जो हिंसा, कट्टरपंथ और उग्रवाद का शिकार हुए हैं। अब दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।